वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट स्लाइवर। दोस्तों, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता, लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पैशन नहीं होता, तब वो ऊट पटांग चीज़ें करता है। ऐसे में वो कब क्रिमिनल बन जाता है उसे भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये सब वो अपने दिमाग के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा होता है। इस कहानी के दो किरदार भी कुछ ऐसे ही हैं। ये फिल्म एक अमेरिकन इरोटिक थ्रिलर है। इरा लेविन ने इसी नाम की नॉवेल लिखी थी जिस पर ये बेस्ड है। फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब हालांकि क्रिटिक्स ने इसकी कहानी को पसंद नहीं किया, पर ऑडियंस ने इसे हाथों हाथ लिया। अपने रिलीज़ के समय यह फिल्म अमेरिका में रैंक 1 चल रही थी। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि फिल्म के मेजर पोर्शन को फिर से शूट किया गया था। इसकी वजह थी MPA, जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा की गई अधिकतर सीन्स पर आपत्ति। इसको रीशूट करने के बाद इसे काफ़ी कलेक्शन मिली, क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी मीडिया में छा गई थी रीशूट होने की वजह से। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक महिला को न्यूयॉर्क के स्लाइवर बिल्डिंग के काफ़ी ऊपर के माले से नीचे फेंक दिया गया है और वो मर गई है। ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है, ये रहस्य है। अब इस कहानी में एंट्री हुई है कार्ली की। कार्ली ने स्लाइवर बिल्डिंग में ही उसी अपार्टमेंट को रेंट पर लिया है जिसमें मर्डर हुआ था। पेशे से वो एक बुक एडिटर है। जब उसने उम्र के 30वें पड़ाव को पार किया तभी उसका डिवोर्स हो गया। थोड़े टाइम के बाद उसने इस अपार्टमेंट को खरीदने की अर्जी दी और बहुत जल्द उसे इसका पोजीशन मिल गया। वो काफ़ी सरप्राइज है कि इतनी जल्दी उसे ये पोजीशन मिल कैसे गया, इतने सारे प्रोसीजर्स थे, वो इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया। फिलहाल उसके पास इसका कोई जवाब नहीं। इसी अपार्टमेंट में एक बूढ़े व्यक्ति ग्यूस से उसकी दोस्ती हो गई। अक्सर वो वॉक पे उनसे मिल लेती है, अपनी लाइफ की कुछ बातें शेयर कर लेती है और कुछ उनसे सुन लेती है। ग्यूस ने उसे बताया कि उसी के अपार्टमेंट से सिंगर नाओमी की डेथ हुई थी, जिसे कि नीचे फेंका गया था कुछ ही दिन पहले। उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। ये बात कार्ली को बड़ी अजीब लगी। उसने न्यूज़पेपर के आर्टिकल जिसमें नाओमी की फ़ोटो थी उससे खुद को मैच किया। उसने देखा वाकई में उसके और नाओमी के फेस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। पर ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। पर आखिर नाओमी का कत्ल किया किसने है, ये अभी तक एक पहेली है। इसी बीच कार्ली ने अपने अपार्टमेंट में एक पार्टी थ्रो की। उसने सभी को बुलाया था, अपने ऑफिस के कलीग्स भी बुलाए थे। जैक, जो कि इसी बिल्डिंग में रहता है, वो भी इस पार्टी में शरीक होने आ गया। कार्ली ने कहा, मैंने तो आपको नहीं बुलाया और ना ही मैं आपको जानती हूँ। जैक ने कहा, पर मैं फिर भी आ गया और मैं आपके लिए बियर भी लाया हूँ। इसके बाद वो पार्टी में घुस ही गया। कार्ली ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो इस समय पार्टी मूड में थी। जैक एक बार और कार्ली से मिला। उसने कहा, मैं एक नोवेलिस्ट हूँ, पर मेरा नोवेल का काम अच्छा नहीं चल रहा। इस बिल्डिंग के एक और शख्स जीक ने भी कार्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने उसे जिम ट्रेनिंग के बहाने छूना भी शुरू कर दिया। एक दिन वर्कआउट के बाद जब दोनों वॉक कर रहे थे तब जीक ने उससे पूछा, तुम मुझे कंसिडर क्यों नहीं करती हो? इसलिए कि मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ। कार्ली ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद दोनों अगली बार मिले जीक के अपार्टमेंट में। यहाँ दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। दोनों ने आपस में जिस्मानी संबंध बनाया। पर यहाँ एक बात बड़ी अजीब हो रही है। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, पर कार्ली इन सबसे अनजान है। अब अक्सर इन दोनों का मिलना लगा रहता है। जीक ने बताया कि वो एक वीडियो गेमर है। वो गेम्स डेवलप करता रहता है, इसलिए उसे हमेशा घर में ही रहने को मिलता रहता है। पर ये सच नहीं है, सच कुछ और है जो हमें आगे पता चलेगा। कार्ली की इस अपार्टमेंट में विडा से भी दोस्ती हो गई है, जो कि एक फैशन मॉडल है। कुछ दिनों बाद विडा की मौत भी बिल्कुल वैसी हुई जैसे कि नाओमी की हुई थी। ग्यूस को भी वैसे ही मारा गया है कुछ दिनों के अंतराल पर। कार्ली को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। पुलिस भी इसी छानबीन में लगी है, पर कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा। ये तो कंफर्म है कि किलर स्लाइवर बिल्डिंग से ही है। एक दिन जैक अचानक से कार्ली के अपार्टमेंट में घुस आया और कहा, तुम जीक से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। उसी ने नाओमी को मारा है, विडा को भी उसी ने मारा है। वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें भी मार देगा। कार्ली को ये सब बड़ा बकवास लगा। उसने उसे तुरंत ही अपने अपार्टमेंट से निकाल दिया। पर अब जीक को लेकर उसके मन में डाउट्स आने लगे हैं। पर कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये हमें आगे पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार जरूर इसे विजिट करिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई सुझाव देना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उस पर भी काम करेंगे। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। सच जानने के लिए कार्ली जीक से मिली। जीक उसे अपने सीक्रेट रूम में ले गया। कार्ली देखकर हैरान है कि यहाँ इतने सारे मॉनिटर्स रखे हैं। इस बिल्डिंग के हर एक घर में क्या हो रहा है यहाँ से देखा जा सकता है। कोई बातें कर रहा है, कोई अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहा है। इसमें एक घर में एक छोटी बच्ची को एक बूढ़ा आदमी मोलेस्ट कर रहा है, ये भी दिख रहा है। ये सब देखकर कार्ली को बड़ा अजीब लगा। वो यहाँ से गुस्से में चली गई। अगले दिन लिफ्ट में उसे वही बच्ची उस बूढ़े इंसान के साथ दिखी जो उसे मोलेस्ट करता था।
वो यहाँ तो कुछ ना कह सकी, पर बाद में उसने उसका नंबर निकाला और फ़ोन कर उसे धमकाया, अगर तुमने आज के बाद से उस लड़की को टच भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद उस बच्ची पर मोलेस्टेशन होना बंद हो गया। ये चीज़ तो अच्छी हुई है उस रिकॉर्डिंग से। इधर जैक अक्सर उसे जीक से दूर रहने को वार्न किया करता है। जैक को पुलिस ने अरेस्ट किया है बिल्डिंग में हुए मर्डर्स के सिलसिले में। उसने पुलिस से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सेटअप किया गया है जीक के द्वारा। फिलहाल तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया है, पर इस केस में अपनी तहकीकात जारी रखी है। इधर कार्ली दोबारा पहुंची जीक के पास। उसने कहा, क्या तुमने हमारी लव मेकिंग की वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं? जीक ने कहा, हाँ। इसके बाद उसने वो वीडियोस दिखाई। ये सब देखकर कार्ली ने उससे कहा, तुम इसे अभी के अभी डिलीट कर दो। जीक ने तुरंत ही उन वीडियोस को डिलीट कर दिया। जीक ने कहा, ये सारी बिल्डिंग मेरी है, मैंने ही इसे कंस्ट्रक्ट कराया है, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ बैठा दूसरों के घरों के लाइव रिकॉर्डिंग देखता रहता हूँ। बचपन में मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाता था, पर इसी तरह लाइव वीडियो के थ्रू मैं उन्हें देख लिया करता था। तभी से मुझे इसकी आदत पड़ गई है। पर एक बात ये भी सच है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैंने ही तुम्हारी अपार्टमेंट खरीदने की अर्जी को मंजूर कराई थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार इस बिल्डिंग में देखा था, तभी से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इतने में जैक यहाँ आ गया। उसने कहा, तुमने मुझे इन मर्डर्स में फ्रेम किया है। जीक ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। इन सब में दोनों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जैक के हाथों की गन जीक से चल गई और जैक की जान चली गई। पुलिस की इंक्वायरी हुई तब कार्ली ने भी जीक की तरफ से बयान दिया और कहा, जैक के पास इस घर की चाबी थी जिसके थ्रू वो यहाँ घुस गया था, पर उसे किसने मारा ये हमें भी नहीं पता। कोई सबूत ना होने की वजह से जीक बच गया है। इस बात को कुछ दिन बीत गए हैं। जीक के सारे राज छिपे रह जाते अगर कार्ली के हाथों में कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं लगती। हुआ कुछ यूँ कि जीक इस कमरे में कार्ली को अकेला छोड़कर बाहर को निकला। कार्ली ने कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स को खंगालना शुरू किया और उसे प्ले भी किया। वो ये देखकर हैरान है कि जीक के ना सिर्फ नाओमी से बल्कि विडा से भी संबंध थे और जीक ने इन सब को शौकियाना तौर पर रिकॉर्ड भी किया था। इसका मतलब जीक ही असली कातिल है इन सिलसिलेवार मर्डर्स का। शायद उसी ने गूस को भी मारा हो। इस समय कार्ली का दिल भी टूटा है। वो जीक से प्यार करने लगी थी। इतने में उसने मॉनिटर में देखा कि जीक वापस उस कमरे की तरफ आ रहा है। कार्ली ने रिमोट से गेट को बंद कर दिया। जीक ने उससे कहा, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार मुझे आने दो। पर कार्ली ने गेट नहीं खोला। इसके बाद जीक ने गेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खोला और उसमें वायर्स को कट करके गेट को खोल ही दिया। पर जैसे ही वो अंदर घुसा, कार्ली के हाथों में गन थी। उसने कुछ मॉनिटर्स को गन से डिस्ट्रॉय भी कर दिया। जीक ने अपनी सफाई में कहा, वो सब पास था, मेरा उनसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन था, बस और कुछ नहीं। तुम मेरा असली प्यार हो। कार्ली जानती है कि ये सब बातें झूठी हैं। तभी उसने स्क्रीन पर देखा कि नाओमी को कोई शख्स नीचे फेंक रहा है, पर किलर के चेहरे पर नकाब है। कार्ली देखना चाहती है कि नकाब में जीक है या फिर कोई और। जब नकाब उतरा तब ये जीक नहीं बल्कि जैक था। जैक शौकियाना तौर पर लोगों को मारता था। उसी ने सारी हत्याओं को अंजाम दिया था। जीक तो बस लड़कियों को उनके साथ संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। इसके लिए वो अपनी मनी पावर का भी इस्तेमाल करता था। इस वीडियो से कार्ली को ये तो पता चल गया कि एटलीस्ट हत्या के जुर्म में जीक बेगुनाह है, पर फिर भी वो उसे माफ़ करने के मूड में नहीं है। लड़कियां उसकी लत बन चुकी हैं। उसने गुस्से में सारे मॉनिटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा, गेट अ गुड लाइफ। सब कुछ तहस नहस करने के बाद वो वहाँ से चली आई और अब वो जीक से कभी नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, ये बात सच है कि जिनके पास लाइफ में करने को कुछ नहीं होता, उनका दिमाग ऐसे ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है। जीक के पास इतनी दौलत है कि उसे कुछ करना नहीं पड़ता, लिहाजा वो लड़कियों को स्टॉक करता है, उनसे दोस्ती करता है और उनके साथ इंटीमेट होने की वीडियोस बनाता है और इसी में उसे मज़ा आता है। जैक भी शौकियाना तौर पर लोगों को मारता था, इसमें उसे मज़ा मिलता था। ओवरऑल हमें अपनी ज़िंदगी की दिशा देखनी चाहिए कि क्या ये हमें प्रगति की ओर ले जा रही हैं या फिर दुर्गति की ओर। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।